बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इजराइल ईरान जंग की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले चंद दिनों में इजराइल और ईरान के माबैन जंग बंदी भी मुमकिन है या जंग में मजीद शिद्दत आएगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि मशरिक़ वुस्ता में सफारतकारी का अमल क्यों नाकाम हुआ। क्या मगरबी ममालिक की सफारतकारी का अमल इजरायली नाकामी के साथ वाबस्ता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि धमकियों के बाद ट्रंप की ज़बान में नरमी क्यों आई। बताएंगे कि अमरीकी सदर क्यों अब खूनरेजी ख़त्म करवाकर दोनों ममालिक के माबैन मुआहदे की ख्वाहिश रखते हैं। इजराइल ईरान जंग में कार्रवाई चौथे दिन में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। नेतन्याहू पहले दिन की सरप्राइज कार्रवाई के बावजूद अपने तयशुदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो चुका है, जबकि इजराइल के लिए ईरानी मिसाइल बर्दाश्त से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दिन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की वजह से 13 से जायद इजरायली हलाक, जबकि 200 से जायद जख्मी हो चुके हैं। कई हाई राइज बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरान बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमलावर है, जिसकी वजह से इजरायली डिफेंस सिस्टम बेबस दिखाई दे रहा है। लेकिन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बयानात में मजीद सख्ती आती नजर आ रही है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के हर मकाम पर हमला करेगा। आज दोपहर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी फारसी ज़बान में ईरानी शहरियों को इंतबाह जारी करते हुए कहा गया है कि तमाम शहरी ईरान के फौजी मकामात के करीब के इलाकों को खाली कर दें और अगली इत्तला तक वापस न आएं। नेतन्याहू का जंगी जुनून कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सदर ट्रंप इजरायली जंग से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और जंग में शरीक होने से भी इनकार कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की धमकी किस हद तक सीरियस है? क्या आने वाले दिनों में जंग में मजीद शिद्दत आने वाली है? इसी सब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। And we are joined by Major General Retired Samresh Salek, who is an expert on defense and security affairs. General Saab, thank you very much for joining us today on the show. सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो पहले दिन जिस अंदाज में टॉप मिलिट्री लीडरशिप की शहादतें हुई ईरान के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि उनका डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर जैम हो चुका है, नुकसान उठाना पड़ा ईरान को, लेकिन उसके बाद फौरी हमने रिवाइवल भी देखा दूसरे दिन तीसरे दिन ईरानी डिफेंस सिस्टम का। ये जो फायर पावर अभी तक ईरान दिखा चुका है और ऑब्वियसली मुख्तलिफ शहरों तक उसकी पहुंच हमें नज़र आई है इजराइल के, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ये फायर पावर में मज़ीद शिद्दत आएगी या कुछ कमी नज़र आएगी? अस्सलाम वालेकुम सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, हमें बड़ा एक ऑनेस्ट और फेयर एनालिसिस करना होगा। अगर हम ईरान को देखें तो 1979 से लेके आज तक ये लगभग 45 इयर्स बनते हैं। ईरान ने सैंक्शंस को फेस किया, एम्बार्गोज को फेस किया, एक सीरीज ऑफ असैसिनेशंस को फेस किया, उनके सिस्टम इन्फिल्ट्रेशंस हुई, और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक IAEA वो भी अपने मास्टर्स के लिए काम कर रही थी और इंफॉर्मेशन पास कर रही थी इजराइल को फॉर देयर नेसेसरी एक्शन। सो जब ये स्टार्ट हुई है जंग, तो इनिशियली तो ऐसे लगा कि इजराइल ने बहुत क्रिपलिंग स्ट्राइक्स की हैं और ईरान जो है वो इसे पाएगा। लेकिन आपने देखा कि बहुत जल्दी ईरान ने अपने कमांडर्स को रिप्लेस किया, ना सिर्फ रिकवर किया उन क्रिपलिंग सो कॉल्ड क्रिपलिंग स्ट्राइक से, बल्कि बहुत इफेक्टिव स्ट्राइक्स की बैक ऑन टू इजराइल। इजराइल जो है वो एरोगेंट स्टेट है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ग्लोबल बुली जो वेस्ट ने, यूएस और ब्रिटेन ने क्रिएट की थी इन द फॉर्म ऑफ इजराइल, वो अब एक रोग स्टेट बन चुकी है। वो अभी इवन अपने मास्टर्स का भी नहीं सुन रहे, और वो सिर्फ अपना जो उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है उस पर काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो जब वो इलेक्ट हुए तो वो ही केम इमर्ज्ड एज अ पर्सनालिटी ऑफ पीस, दैट ही विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वेयर एज ही इज सीइंग के कॉन्फ्लिक्ट जब वो बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ यूएस चाहता है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, दूसरी तरफ इजराइल चाहता है कि वो यूएस को कंपेल करे और ड्रॉ इन करे इस कॉन्फ्लिक्ट में। इजराइल का जो प्रोपेगेंडा, इजराइल की जो मीडिया कैंपेन है, वो इस तरीके से चल रही है कि यूएस को फोर्स किया जाए कि वो इस जंग में शामिल हो। वेयरएज यूएस के अपने इंटरेस्ट हैं कि वो एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है प्रेसिडेंट ट्रंप का दैट ही विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे गेटिंग इनटू दिस वॉर
एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है कि जैसे कि रशिया एम्ब्रॉयल हुआ यूक्रेन में, तो बिल्कुल। इसराइल यूएस जो है वो एम्ब्रॉयल हो सकता है मिडिल ईस्ट में। तो ये यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है। यूएस बार बार कह रहा है कि हमारा इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और यूएस चाह रहा है कि ईरान यूएस के इंटरेस्ट को स्ट्राइक ना करे। हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से ईरान ने रिकवर किया और स्ट्राइक किया, और इफेक्टिवनेस और पोटेंसी बढ़ रही है, अभी जो लेटेस्ट स्ट्राइक हुई है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। मैं ये समझता हूं कि आगे मजीद इसमें तेजी आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने भी यूएस वाली बात की, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, स्पेशली ट्रम्प की जो कॉन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हमने देखी है रशियन प्रेसिडेंट के साथ, उसके बाद ही कहा गया कि जी चाहते हैं, रूस भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो जंग बंदी कर लें और कोई मुआहदा हो जाए। लेकिन मिलिटरीली अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो वो आपको नज़र आती है। आपने अपनी अभी ब्रिटेन का जिक्र किया, तो ब्रिटेन की तरफ से ऑब्वियसली एक जो ये ईरानियन जो नेवी है उन्होंने इंटरसेप्ट किया एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इंडियन ओशन के अंदर, जो कि इजरायली मिसाइल्स को सपोर्ट कर रहा था। साथ ही साथ अभी जो यूएस ने किया है, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उनके हुक्म के बाद अब देख लीजिए 20,000 मिसाइल्स यूक्रेन से मिडिल ईस्ट आ रहे हैं। सो मिलिटरीली तो वो सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं इजराइल को, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम बराह रास्त इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सादिया देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यूएस टोटली इजराइल के बैक पे है। यूएस की बैकअप और सपोर्ट और यूएस की इंश्योरेंस के बगैर इजराइल ये स्टेप नहीं ले सकता था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेसिट अप्रूवल यूएस का है और इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वो अभी तक डिसओन कर रहे हैं कि ताकि जो बैकलैश है वो उनके बेसिस के ऊपर ना आए, क्योंकि अगर उनके बेसिस के ऊपर बैकलैश आता है तो डेफिनेटली ये वॉर जो है वो और ज्यादा एक्सपैंड होगी। यूएस इन्वॉल्व होगा, और वो कंट्री जिसमें कि वो बेस मौजूद है यूएस का, वो कंट्री भी इन्वॉल्व होगा। तो यूएस की पूरी कोशिश है। अभी देखें, आप देखें कि कैसे टेबल्स टर्न हो रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन है जहां पे रशिया एक बेलिजरेंट है, और यूएस कह रहा है कि मैं अपनी मीडिएशन ऑफर करता हूं। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में यूएस इनडायरेक्टली एक बेलिजरेंट है, और रशिया कह रहा है कि मैं अपनी जो है वो मीडिएशन ऑफर करता हूँ। एक तरफ यूएस मीडिएशन ऑफर कर रहा है और दूसरी तरफ रशिया मीडिएशन ऑफर कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से रशिया को इंटैंगल किया गया है और एम्ब्रॉयल किया गया है यूक्रेन में, उसी तरीके से यूएस और इजराइल को भी इंटैंगल और एम्ब्रॉयल किया जा सकता है, और उसके बहुत चांसेस हैं इन मिडिल ईस्ट। एंड ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ये जो यूएस की तरफ से, ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एकदम से जो टोन है तब्दील हुई है और बात मुआहदे तक आई है, वही प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि धमकियां दे रहे थे कि जी आखिरी मौका है और हमारी बात मान लें, वो ऑब्वियसली जो आपने जिक्र किया कि ईरान की तरफ से रिकवरी जो दिखाई गई है उसके बाद ही हुआ है। शायद इतना आसान मामला नहीं था जिसको वो आसान समझ बैठे थे और जो टॉल क्लेम्स कर बैठे थे। जनरल साहब, एक और चीज़ ये जो दूसरे और तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान हमें नज़र आई है, कुछ खबरें आती रहीं, रिपोर्ट्स आती रहीं, गो कि इसकी ऑफिशियली कहीं से भी तस्दीक नहीं हुई। F-35 जेट गिरने की बात हुई, फिर ये भी रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने कोई उनका फाइटर पायलट जो है वो कैप्चर कर लिया है। अगर वाकई ऐसा है तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ये समझाइएगा कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो फौरी तौर पे ईरानी सरकार को इसकी तस्दीक करनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द मोरल ऑफ देयर फोर्सेस एंड देयर पीपल बट ऑल्सो टू साइकोलॉजिकल, वो जो डैमेज एनिमी को होता है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए। आपको लगता है कि वाकई ऐसा होना चाहिए, पब्लिकली बात बतानी चाहिए कि सही है नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अभी तक तरदीद नहीं की इसकी। देखिए साहब, अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में 1 महीना पहले इन्हीं डेट्स को एक शो डाउन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें भी एक तरफ एरोगेंस थी और एक तरफ जज्बा था, और राइट इन द बिगिनिंग आपने जो उनके जहाज गिराए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एरोगेंस थी, जो एक गरूर था, वो खाक में मिला। और इसी तरीके से इसमें भी देखें कि, और मैं ये एक जगह पे पढ़ रहा था कि 90% जो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कि डिफीट होती है, उसके पीछे वजह होती है अपने एनिमी को गलत असेस करने की। इंडिया ने भी पाकिस्तान को गलत असेस किया, और इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि एक तरफ सुपर टेक्नोलॉजी ऑफ इजराइल एंड द यूएस, और दूसरी तरफ एक वो स्टेट जिसको 45 साल से ग्रेजुअली एंड स्लोली वीकन किया जा रहा है।
लेकिन उसके बावजूद अगर ये F-35 गिरे हैं और ये कंफर्म हो जाते हैं तो जस्ट इमेजिन कि ये जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसकी जो साख है कितनी बुरे तरीके से वो हर्ट होगी। एक तरफ हमने राफेल गिरा दिया विच वाज 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, और दूसरी तरफ ईरान जो क्लेम कर रहा है, अगर ये अभी तक ऑथेंटिसिटी नहीं है, जी। बट अगर ये ऐसा हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत चांसेस हैं कि ऐसा हुआ है, बिकॉज ईरान के पास कैपेबिलिटी और ऐसे मिसाइल्स हैं जिससे वो इन जहाज़ों को वो गिरा सकता है। तो उस सूरत में आप देखें कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि F-35 है, जिसको एक बहुत एक माइट समझा जाता है, जी। वो भी उसका भी गरूर खाक में मिला। तो इन चीज़ों को देखते हुए यूएस जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा धचका मिलेगा, और मैं ये समझता हूँ कि मे बी ये जो यूएस की और प्रेसिडेंट ट्रंप की टोन में चेंज आई है, शायद ये इस वजह से आई हो क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो उनकी फेवर में नहीं जा रहे। बिल्कुल सही। और इंडिया का भी इसी तरीके से हुआ कि इनिशियली यूएस ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना That's देना true. नहीं है, बाद में यूएस भाग के आया कि वो अपना जो उसका लाए है उसको जो मार पिटना शुरू हुई तो वो उसको बचाए। अब आई होप सो, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस तरह की डायरेक्शन बन रही है। जो है नेतन्याहू वो भी अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मैंने एक्शन लिया था इट वाज हाईली नेसेसरी, ताकि उसके ऊपर बैकलैश ना आए। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिनेरियो में तब्दील हो रहा है, और आई होप सो कि F-35 भी गिरे हैं, और जिस तरीके से इसराइल को अभी डैमेज किया जा रहा है, अगर इसराइल की 2-3 पोर्ट्स बुरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं तो इसराइल जो है वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स ट्रू। और अभी तो उनके अपने जो यूएस एनालिस्ट्स हैं उनमें से एक ने तो आज ये भी कहा है कि इस वक्त ऑब्वियसली इसराइल जो है आपको मुकम्मल तौर पे डिफेंसलेस नज़र आता है, एंड ये ईरानी कार्रवाई ऐसे ही जारी रही तो दिस कुड बी द एंड ऑफ इसराइल। दैट्स व्हाट मिस्टर स्कॉट रिटर हैज़ सेड, हु इज़ अ फॉर्मर यूएन वेपन इंस्पेक्टर। मुझे ये बताइए जनरल साहब कि जो मिलिटरली रिकवरी की हम बात कर रहे हैं ईरान की तरफ से, वो तो चलें ठीक है, अच्छी बात है, नज़र आ रही है। अब बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो कासिम सुलेमानी की शहादत हो, चाहे वो इस्माइल हनिये की आईआरजीसी के हेडक्वार्टर के अंदर शहादत हो, कि ये ईरान के लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है टू पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर, कि आपके अपने अंदर जो मोल्स हैं उन लोगों को तलाश कैसे किया जाए, उनसे सफाया उनका कैसे हो। फिर जो डीप पेनिट्रेशन मुसाद की नज़र आती है कि अब वो जो ड्रोन बेस ईरान में बनाने की बात की जा रही है, ऑब्वियसली बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये कैसे ईरान जो है अपने घर को साफ कर सकता है इस वक्त इन तमाम चीज़ों से। लेकिन सादिया, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 79 से पहले जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में नहीं आया था तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस थे ईरान के साथ। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने बचपन में स्कूलों में पर्शियन एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ी। जब हम कॉलेजेस में गए तो हम अरेबिक एज सेकंड लैंग्वेज पढ़ रहे थे। तो जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया है तो वी मूव्ड ऑन अ डाइवर्जेंस फ्रॉम ईरान। ईरान के साथ हमारे बहुत आइडियल रिलेशन नहीं रहे। ईरान ने इंडिया के ऊपर रिलाई किया और रॉ को स्पेस दी अपने कंट्री में इन अ वे टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। हमें पता है कि 2012 में चाबहार में रॉ का एक सेंटर सेटअप हुआ था जिसका प्रोडक्ट है गुलबशन यादेव। अब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जाहिर है ये ईरान का अपना डिसीजन था, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि 73 जो उन्होंने जो सस्पेक्ट जो पकड़े हैं उसमें जो बल्क है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। क्योंकि इंडिया के जो रॉ है उसकी बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है मोसाद के साथ, तो वाइल बीइंग इन ईरान इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स इन फेवर ऑफ ईरान, रॉ वाज एक्टिंग अगेंस्ट ईरान। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आई ओपनर होना चाहिए ईरान के लिए। सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुदरती अमर है कि हमारे खिलाफ जब इंडिया ने मार्का आजमाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया, वेयर एज इंडिया में डिवीजन का इफेक्ट आया। सरप्राइजिंगली ये सेकंड कॉन्फ्लिक्ट हमारे नेबरहुड में हो रहा है जहां पे कि ईरान में यूनिफिकेशन का इफेक्ट आ रहा है, वेयर एज हमें पता है कि रिसेंट पास्ट में पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं वहां पे, और उनकी जो पब्लिक है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि प्रेजेंट रिजीम से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन ये जो इसराइल ने एक्शन लिया है, इसराइल ने जो चढ़ाई की है ईरान के ऊपर, उसकी वजह से वो एक एज अ नेशन गैल्वेनाइज हुए हैं, वो रीयूनाइट हुए एज ए नेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इससे पहले असैसिनेशन हुई हैं उसमें बहुत बड़ा एक डाउट आता था कि शायद इनसाइडर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं ईरान के अपने। तो ईरान हैज एन अपॉर्चुनिटी टू पर्ज दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को क्लीन करे, और ताकि वो एक पोटेंट अपना रिस्पांस जो दे रहा है उसको फर्दर
स्ट्रेंथन करें। That's true। और अब तो क्लियरली नेतन्याहू के बयानात आपको ये बताते हैं कि ये जो तमाम हमला किया गया, दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड, कई महीने की प्लानिंग शामिल है, और कोई न्यूक्लियर साइट्स वाली जो बात है वो है ही नहीं। असल मामला रिजीम चेंज का है, दैट इज़ व्हाट इज़राइल वांट्स। बट एट द सेम टाइम मुझे बताइए, आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि किस तरीके से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरी जो है वो आती चली गई, हम दूर होते चले गए, और वो ईरान की अपनी चॉइस थी। वो उससे वापस कैसे आते हैं वो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान नेबर है ईरान का, पाकिस्तान के लिए क्या जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती हैं? देखिए सादिया, पहली तो बात यह है कि हमने इराक का जो इशू था वो हमारे सामने है, किस तरीके से फैब्रिकेट की गई चीज़ें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव वाज कि ईरान को कॉन्कर करना है, और इराक को कॉन्कर करना है। इराक को कॉन्कर किया गया। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये जो है वो चीज़ों को फैब्रिकेट करते हैं, फॉल्स इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं, वो अचीव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। अब ईरान के ऊपर ये जो खुली नंगी जहारियत है, इसका मैं समझता हूँ कि यूनिलेटरल एक्शन है, कोई उसमें जो है वो सॉलिड उसका प्रूफ नहीं है। ऑल्दो किसी भी मुल्क का ये राइट है कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी को परसू करे फॉर पीसफुल पर्पसेस, लेकिन ये है कि ईरान जो है वो इन लोगों की आंखों में खटकता है। वाहिद वो कंट्री है, अभी देखें कि इस वक्त 45 ईयर्स से ईरान हैज़ बिन डिफाइंड, उसने हर तरह की अपनी मुसीबतें, सैंक्शंस आज कुछ झीला, लेकिन वो डिफाइंड स्टेट रही है। कन्वर्सली रेस्ट जितने भी कंट्रीज अरब वर्ल्ड के, उनकी अपीसमेंट पॉलिसी है। रीसेंट ट्रिप जो था प्रेसिडेंट ट्रंप का अरब वर्ल्ड में, हमें पता है कि वो किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को अरब लीडर्स जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी और एक डिफाइंस का जिक्र किया होगा, तो जो ईरानियन जो नाम है स्टेट ऑफ ईरान का, वो इमर्ज करेगा ऑन द टॉप, कि वो कंट्री जिसने जो ऑपरेशन और टिरनी के अगेंस्ट वो खड़ा रहा और उसने हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त की। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, देखिए अगर उनकी कोशिश है, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस रिजीम को डिस्प्लेस करना है, तो रिजीम जब डिस्प्लेस होगी, अल्लाह करे ऐसा ना हो, आई डोंट होप कि दे विल सक्सीड, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान में यूनिफिकेशन हुई है, तो अगर रिजीम चेंज होती है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रो इजराइल रिजीम आएगी। तो एक तरफ अगर आपकी ईरान में प्रो इजराइल रिजीम बैठी हो और दूसरी तरफ इंडिया आपके हो, तो दिस विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। सो इट इज इन वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान कि ईरान में जो है वो इस तरह की एक्टिविटी ना हो, एंड वी डोंट हैव अ प्रो इजराइल गवर्नमेंट सिटिंग इन ईरान दैट इज ऑन अदर साइड ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जाहिर है कि जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है ईरान में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर तो आएंगे इसके। बिल्कुल सही है। जनरल समरीज सालिक, थैंक फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज इजराइल दुनिया के किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान से कबल गुज़श्ता 20 माह में इजराइल किसी न किसी अंदाज में मशरक़ वस्ता के 5 मुख्तलिफ ममालिक पर हमलावर हो चुका है, जिनमें फ़लस्तीन, लेबनान, शाम, इराक़ और यमन शामिल हैं। ना कोई आलमी इदारा और ना ही कोई मगरबी हुकूमत इजराइल की राह में रुकावट बन सकी। मगरबी ताकतें, बिलखुसूस अमरीका, इजरायली इक़दामात को आलमी फोरम्स पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर रही हैं और दिफाई ज़रूरियात को भी पूरा कर रही हैं। लेकिन इजराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयों को एक नए अंदाज से देखा जा रहा है। आलमी माहिरीन का कहना है कि ग्रेटर इजराइल की राह में आखिरी रुकावट ईरान है और ख़ित्ते में ईरानी असर रसूख को कमज़ोर किए बगैर इजराइल की मुकम्मल बालादस्ती का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज से 3 दिन कबल इजराइल अपनी पूरी मिलिट्री ताकत के साथ ईरान पर हमलावर हुआ था, लेकिन इजराइल अपने तयशुदा मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान की जवाबी कार्रवाई इजराइल की बर्दाश्त से बाहर दिखाई दे रही है। ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी इजराइल को फराहम करदा अमरीकी डिफेंस सिस्टम की पहुंच से दूर है, जिसकी वजह से पहली मरतबा मालूम होता है कि अमरीका समेत दीगर मगरबी ममालिक इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए राह को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इजराइल के दिफा के लिए अमरीकी सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ये जंग जल्द ख़त्म हो सकती है और खून रेजी रुकनी चाहिए? इसी सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर
Foreign Secretary Shamshad Ahmad Khan साहब. Thank you very much Ambassador for joining us today on the show. सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वो ईरान which was already on the negotiating table, उस पर इस तरीके से हमला कर दिया जाता है, फिर धमकी दी जाती है कि आपके पास आखिरी मौका है, आपने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम दूसरा मौका नहीं देंगे, और फिर जब ईरान थोड़ा मिलिट्री रिकवरी के बाद अपनी असल ताकत दिखाता है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो लहजा है, टोन है, वो चेंज नज़र आ रही है. फिर से वो मुआहदे की बात कर रहे हैं, सीज़ फायर की बात कर रहे हैं. सो क्या हुआ, व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि पहले जो डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही थी अब उसी डिप्लोमेसी की बात की जा रही है? देखिए, ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जी. और इसराइल ने इससे पहले जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है, जिस किस्म की नस्ल कुशी, तो उसमें तो पूरी दुनिया को बेबस देखा जा रहा था. और उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए और बिलखसूस ट्रंप का जो रवैया है सारे क्राइसिस बहरान के दौरान, उसको इस्तेमाल करते हुए इसने इस ईरान के ख़िलाफ़ ये सारी जारहाना कार्रवाई की है. और लेकिन ये है कि ईरान ने जो जवाब दिया है और इसके अलावा जो सिचुएशन उभरती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया है कि अब डिप्लोमेसी की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि चीन और रूस की तरफ से भी कोई इशारे मिले हैं इनको, ठीक है, कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए. और क्योंकि दोनों चीन और रूस का रवैया रवायती तौर पर हमेशा ईरान के साथ हमदर्दाना रहा है. और फिर ये है कि अभी कल इसकी चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भी बात की थी ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ. तो कुछ सिचुएशन इस किस्म की डेवलप हुई है, जिसके बाद ये जो अमेरिका के पिट्ठू हैं दो, अपना बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस, तो ये अब डिप्लोमेसी की बात करने लगे हैं. और मेरे ख्याल में ईरान के जवाब से भी सिचुएशन नज़र आती, उनको दिखाई दे रही है कि इसराइल का नुकसान काफ़ी हो रहा है उस ईरानी जारहाना कार्रवाई में. तो लेट्स होप जी. बट इसमें भी एम्बेसडर साहब आपको डबल स्टैंडर्ड ज़रूर नज़र आते हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने वो भांप लिया कि अब इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम ज़्यादा देर तक सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं है, कितने मिसाइल जो हैं वो ख़त्म कर लेंगे, और फिर साथ ही साथ जो अमरीकी डिफेंस सिस्टम है उसकी भी रीफिल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. वो हम देख रहे हैं, उस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये भी सुन रहे हैं. लेकिन साथ ही साथ मज़ीद जो मिसाइल हम देख रहे हैं कि जनाब उन्होंने यूक्रेन से मिडल ईस्ट पहुंचा दिए हैं. यूएस ने 20,000 मिसाइल इस वक्त बताया जा रहा है. फिर ब्रिटेन जो है वो भी मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है इस वक्त इजराइल को. सो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक तरफ डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और एक तरफ ये कर रहे हैं. मुकम्मल ये है, लेकिन वही है कि सिचुएशन अपने हाथ में रखना चाहते हैं और मजबूर करना चाहते हैं ईरान को वापस नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए, क्योंकि ईरान ने अब कह दिया है कि भी इस सिचुएशन में अब मजीद बातचीत नहीं हो सकती. तो अब देखना यही है मेरे ख्याल में तो कि चाइना और रूस जो हैं वो बिलखसूस दुनिया में जो इस जंग के नतीजे में सिचुएशन होने वाली है या होने जा रही है, वो बिलखसूस तेल के हवाले से उस पर कंट्रोल करने के लिए वो चाहते हैं कि भी मेरा ख्याल है सिचुएशन तो कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है. मेरे ख्याल में तो यही है कि अब इस जंग का इख्तिताम की तरफ सोचने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि वरना ये इसके नताज भयानक होंगे, बहुत भयानक होंगे. और जिसमें वो तेल का क्राइसिस तो है ही, और तेल का क्राइसिस ऐसा वैसा नहीं है, इससे सारा यूरोप मफलूज हो जाएगा तेल की सप्लाई ना होने की वजह से. फिर जापान बिल्कुल तेल के बगैर रह जाएगा और फिर चाइना खुद इफेक्ट होगा. तो इस सब अवामिल को सामने रखते हुए अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि चाइना और रूस का जो इन्फ्लुएंस है वो किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म करने की तरफ ले जाए सिचुएशन, तो बेहतर है. बिल्कुल ठीक. लेकिन इसमें एम्बेसडर साहब एक और चीज़ पे आपका मैं तज्जिया चाहूँगी
کہ اوبیسلی ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، گو کہ اس پہ بھی ایک ڈیفرنٹ اوپینین موجود ہے کہ وہ اتنا گراؤنڈ کے اندر ہیں، اتنا گہرائی میں ہیں کہ ان کو نشانہ بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے، بٹ ایران کو نیوکلیئر کیپیسٹی ان کی نہ بڑھے، اس کی آڑ میں اصل جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رجیم چینج ہے، جو نیتن یاہو کے کل کے بیان سے آپ کو بہت واضح ہو جاتا ہے، جس میں وہ ایرانی لوگوں سے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے پاس موقع ہے، اٹھ کھڑے ہوں اپنی اس رجیم کے خلاف، اپنی اس حکومت کے خلاف، لیکن بڑی زبردست بات ہے کہ وہاں پہ بڑا متحد ہو کے لوگوں نے اپنی حکومت کو، اپنی رجیم کو سپورٹ کیا ہے۔ سو اصل مقصد یعنی یہ نیوکلیئر وغیرہ کا کچھ بھی چکر نہیں ہے، یہ صرف رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ۔ دیکھیے یہ جو ہے نا رجیم چینج کا سلسلہ، یہ تو اگر ایران پہ ملٹری ایکشن اسرائیل کا کامیاب ہو جائے تو رجیم تو خود بخود چینج ہو جائے گی، بالکل رجیم تو اس قسم کی سچویشن میں بدل جاتی ہے۔ تو وہ ایسا ہے کہ ایران کی رجیم چینج نہیں ہو سکتی، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی اسرائیل کی اپیل لوگ سن لیں گے، تو اس طرح تو ایرانین بھی اپیل کر سکتے ہیں اسرائیلیوں کو کہ آپ نیتن یاہو کے خلاف کارروائی کریں، تو اس سے بات نہیں بنتی۔ رجیم چینج تو خود بخود ہو جاتی ہے، یہ یعنی اٹ سیلف از ناٹ دی آبجیکٹو پورا ہو جائے گا اگر ایران کو ملیٹریلی ڈیل کیا گیا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، اور یہ کوئی مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ تو مسئلہ چل رہا ہے پچھلے 20-22 سال سے، اور امریکہ تو پہلے شروع میں اس کو ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کل بھی کسی سے ذکر کر رہا تھا کہ پہلے اس نے صرف اپنے 3 ہواریوں کو، یہی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے حوالے کیا تھا کہ بھی تم اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کوئی اس کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو جسٹ کروانے کی کوشش کریں اور یورینیم انریچمنٹ اس کی کنٹرول کی جائے۔ تو وہ پھر نہیں ہوئی۔ پھر 2006 میں پھر امریکہ اس مسئلے کو سلامتی کونسل لے گیا تھا، اور وہاں پھر اس پہ سینکشن لگائے ایران پر، اور پھر اوباما جب آیا تو سچویشن بدلی۔ پریزیڈنٹ روحانی جو ایران کے نئے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے ٹیلی فون پر اوباما سے بات کی تھی، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ ڈائلاگ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھا۔ بالآخر 2015 میں ایک ڈیل سائن ہو گیا تھا، جولائی 2015 میں، اور وہ پھر آ کے اس نے جو بین الاقوامی مداری ہے، جو ٹرمپ، اس نے اپنی پہلی ٹرم میں اس ڈیل کو ختم کر دیا انڈر نیتن یاہو پریشر، یا نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے۔ اور وہ اسرائیل کو خوش اس وقت بہت کرنا چاہتا تھا، اس نے آتے ہی 2017 میں جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا، ریکگنائز کر لیا، حالانکہ یہ امریکہ کی جو ریکگنائز پوزیشن ہے شروع سے اس کے خلاف تھا، تو وہ کیا۔ اور پھر ابراہیم اکارڈز کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس میں یہ گلف کی ریاستیں عرب ریاستوں سے ریکگنیشن کروانے کی کوشش کی تھی۔ مقصد تھا اسرائیل کی جو بالادستی ہے اس کو اسرٹ کروانا۔ اور یہ جو پھر ٹرمپ خلیج کی ریاستوں میں ابھی حال ہی میں جو گیا تھا اور وہاں بادشاہ کے طور پر اس نے کنڈکٹ کیا، وہاں کے بادشاہ جو تھے وہ غلاموں کی طرح کنڈکٹ کر رہے تھے، وہاں پھر وہی سلسلہ کنٹینیو کرنے کے لیے اس نے سارا ایک سیناریو پیدا کیا تھا کہ ان کو یہ کہا کہ میں تمہارے ڈیفنس، ان کو ہوا ایران کے ہی ڈال کر ان سے پیسے بٹورے، سارے ٹریلینز آف ڈالرز لے لیے، اور پھر ان کو ملٹری اسلحہ سپلائی کر دیا ہوا ہے، دے دیا ہوا ہے، جو ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو خلیج کے شہزادے ہیں، اصل مسئلہ ان کو بھی فکر پڑ گیا ہے، کیونکہ ایران پہ اوپر اگر لڑائی کے ذریعے سے ہوگا تو وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے یہ جتنے بھی۔ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے۔ اوبیسلی وہاں پہ جو ہمیں تحائف نظر آئے، کوئی جہاز گفٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ میرے سوال کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ گلف کنٹریز کے حوالے سے بھی کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی انف از انف، اب ہمیں متحد ہونا پڑے گا، نہیں تو آج ایران ہے کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ اینڈ اسی کا دوسرا حصہ اسپیسیفکلی اباؤٹ پاکستان، نیبرنگ کنٹری ہے ہمارا ایران، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، پاکستان کی تو سچویشن بہت کلیئر ہے۔
اور یہ قائد اعظم نے جو سچویشن پرسکرائب کی تھی، ہم ہمیشہ اسی سچویشن پر، وہی ہماری پالیسی رہی ہے کہ فلسطین کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کی برتری ہم نے ہمیشہ سے تسلیم کی ہوئی ہے. اور پھر یہ عربوں نے 2002 میں لبنان میں ایک کانفرنس کی تھی، کانفرنس عبداللہ، اس سرکردگی کر رہے تھے. تو اس وقت یہ جو 2 اسٹیٹ تھیری تھی اور کانسیپٹ تھا، وہ سب عربوں نے متفق ہو کر ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور پاکستان نے بھی اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھا ہے. تو وہی ایک حل ہے 2 نیشن تھیری. فلسطین کی ریاست ہوگی، اسرائیل بھی تسلیم کر لیا جائے گا، اور فلسطینیوں کی واپسی ہوگی اپنے فلسطین میں، اور امن ہو جائے گا. تو ابھی بھی جو اصل میں امریکہ میں بھی اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ امریکہ کو بھی 2 نیشن تھیری جو ہے، فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے بغیر مڈل ایسٹ میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. بالکل صحیح ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن ہی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حل ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کو ریئلائز. ایمبیسڈر شمشاد احمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. ایران کی 2 دن کی کارروائی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لہجے میں نرمی اور تبدیلی آ چکی ہے. 2 دن پہلے ٹرمپ ایران کو دھمکا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب بھی وقت ہے، معاہدہ کر لو ورنہ مزید تباہی تمہارا مقدر ہوگی، سب مارے جاؤ گے، دوسری کارروائی پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگی، بھول جاؤ گے کہ کبھی کوئی ایرانی سلطنت تھی. لیکن آج صبح ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات یکسر تبدیل رخ پیش کر رہے ہیں. نہ ہی وہ پہلے جیسا غرور اور نہ ہی لہجے میں پہلے جیسی سختی رہی. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران جنگ کو اب ختم ہو جانا چاہیے. ہم اسرائیل اور ایران کے درمیان بآسانی ڈیل کرا سکتے ہیں، جس کے بعد یہ خونی تنازع ختم ہو سکتا ہے. اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ میری 1 گھنٹہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات ہوئی ہے. میری طرح روسی صدر کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ ختم ہونی چاہیے. امریکی صدر ایران پر اسرائیلی حملوں سے بھی اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جنگ میں براہ راست شامل ہونے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلی مرتبہ اپنے سب سے قریبی اتحادی اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی حریف ایران کے درمیان دشمنی اور جنگ کے خاتمے کی بات کے ساتھ جنگ سے فاصلہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر پیغامات کچھ اور ہی رخ پیش کرتے ہیں. ٹرمپ ایران کو دھمکا رہے تھے، ڈیل کا کہہ رہے تھے کہ وقت گزر گیا تو پھر مزید تباہی ہوگی. ایسا کیا ہوا؟ ٹرمپ کے لہجے میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ ایران کی 2 دن کی کارروائی نے جہاں اسرائیلی حکام کو پریشان کیا ہوا ہے، وہیں امریکہ بھی ایران کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کے راستے سے دور ہو رہا ہے. ٹرمپ کے ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد دیے گئے بیانات اس مفروضے پر مبنی تھے کہ اسرائیل نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف ایران کے ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کر دیا ہے، بلکہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی بڑی حد تک مفلوج بنا دیا ہے. اسرائیل کی طرف سے یہ بھی باور کرایا گیا تھا کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو بھی بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے، لیکن حقیقت اس سے یکسر مختلف تھی. 200 فائٹر جیٹس، ایران کے اندر موجود اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی کارروائیوں اور ایرانی لیڈرشپ کی شہادت کے باوجود ایران اپنا دفاعی نظام بحال کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور ایرانی مسل پاور گزشتہ 2 دن سے دنیا بھر کے تمام ممالک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام ہو چکا ہے. اسرائیل کا کونا کونا ایرانی میزائلوں کی رینج میں ہے. ایرانی میزائل حملوں نے اسرائیل میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے. جنگ کی دوسری رات ایران نے 200 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغے. ایرانی حکومت نے پہلی کارروائی کے دوران 3 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ جنگ کی تیسری رات ایران 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز کے ساتھ حملہ آور ہوا. ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے 1 گھنٹے کے آپریشن کے دوران اسرائیل کے 10 سے زائد لڑاکا طیارے گرائے ہیں. اسرائیل میں تباہی کے مناظر بین الاقوامی میڈیا دنیا بھر کو دکھا رہا ہے. ایرانی میزائل ٹیکنالوجی کی طاقت کے سامنے ہم ڈیفنس سسٹم ناکام، جبکہ اسرائیلی انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. نیتن یاہو دھمکیاں ضرور دے رہا ہے، لیکن اسرائیل کی فائر پاور
पहले की निस्बत दूसरे दिन बहुत कम थी और दूसरे दिन की निस्बत तीसरे दिन उससे भी कम। जबकि ईरानी मिलिट्री की तरफ से बताया जा रहा है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल कब तक ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल्स का सामना करता रहेगा? इजरायली 2 रातें शेल्टर्स में गुजार चुके हैं। ये सिलसिला लंबा नहीं चल सकता है। इजराइल के लिए 10 दिन ईरानी मिसाइल बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। ये वो सूरत हाल है जिसने ट्रंप को अपनी सोच तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप को अंदाज़ा हो चुका है कि इजराइल अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गया है और न ही इजराइल एक लंबी जंग लड़ सकता है, जिसकी वजह से ट्रंप धमकियों के बाद अब दोनों ममालिक के माबैन डील करवाने के लिए भी तैयार है और खूनरेज़ी को भी ख़त्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप की इजरायली जंग से लाताल्लुकी की बात की जाए तो इजरायली मीडिया खुलकर कह रहा है कि ट्रंप हर प्लान का हिस्सा थे, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को भी नाकाम और सोच बदलने पर तब्दील कर दिया है और ट्रंप किसी जंग का बराह रास्त हिस्सा बनना नहीं चाहते। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.